हेलो। चलो क्वेश्चन 21 देख सकते हो एमसीक्यू। यहाँ पे आपको पढ़ के सही आंसर सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ लो, आंसर भी टिक कर लो। अगर नहीं समझ में आता है तो देख, फॉर अ रिएक्शन EA is equal to 0 and K is equal to this value at 300 Kelvin temperature. The value of K at 310 Kelvin temperature would be, आपको एक टेम्परेचर पे K की वैल्यू दे दी गई है, दूसरे टेम्परेचर पे K की वैल्यू ढूंढनी है, और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी EA0 दे रखी है। याद रखना, एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो कोई भी रिएक्शन के लिए तो कोई भी टेम्परेचर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आएगी। तो 300 केल्विन के लिए भी ये वैल्यू रहेगी, 310 के लिए भी ये वैल्यू रहेगी। सिंपल इतना याद रखना। ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आर्हेनियस इक्वेशन याद कर लो। क्या है? K is equal to A into E raised to minus EA upon RT। इक्वेशन आर्हेनियस को ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो E1 की वैल्यू 0 है तो ऊपर E पावर 0 आएगा, और E पावर 0 का मतलब क्या है? E पावर 0 1 है तो K इज इक्वल टू A रहेगा, और एक कांस्टेंट रहेगा 3.2 इंटू 10⁴ यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो आपका आंसर 3.2 इंटू 10⁴ सेकंड इनवर्स मिलेगा। फिर से, एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो तो K की वैल्यू कोई भी टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट रहेगी, और A आर्हेनियस कांस्टेंट जितनी ही मिलेगी। 22nd, ये भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। A chemical reaction was carried out of 300 Kelvin and 280 Kelvin. The rate constant were found to be K1 and K2 respectively. Then आपको K1 और K2 का रिलेशन सही दिखाना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो सही आंसर आपको ढूंढ लेना है। क्या मिलेगा सही आंसर? तो याद रख लेना, यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट आएगा। तो दो रेट कांस्टेंट का रेशियो लेना है, और यहाँ पे जो कम टेम्परेचर है उसका और जो ज्यादा टेम्परेचर है उसका, ज्यादा टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट ऊपर लिख दो, कम टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट नीचे लिख दो। मतलब K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब हम जानते हैं कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली रेट डबल हो जाएगा, और वो ही आपका रेज हो जाएगा 2। अब इसके पावर में 10 डिग्री टेम्परेचर से रेट डबल हो रहा है तो 10 तो लिखना है, ऊपर कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है वो लिखना है। तो 280 उसमें से 300 किया तो 20 डिग्री का डिफरेंट आ रहा है, तो ये कटेगा तो 2 पावर 2 आंसर 4 आएगा। K2 इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू 4K2 रहेगा। अब इसमें से सही चॉइस करना, जल्दी मत करो नहीं तो आप इसको सही कर लोगे। बेसिकली आपको K2 को सब्जेक्ट बनाना है, सही तरीके से ढूंढ पाते हो तो ये पूरा सॉल्यूशन दे रखा हुआ है, आप शांति से उसको लिख सकते हो। 23rd नंबर, द प्लॉट ऑफ log K against 1/T yield a straight line, the slope of line would be equal to। अब इसका डिस्कशन बार बार हो चुका हो। आर्हेनियस इक्वेशन लिखो, लॉग ले लो, तो आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ उसका कंपैरिजन करो, ये आपका सीधा लॉग लेके ऐसे आ जाएगा। अब ये y mx प्लस c इंटरसेक्ट वैल्यू लॉग ए मिलेगी। अगर आपने लॉग फॉर्म में लिया तो ये अपॉन 2.303 r जो आपका स्लोप होगा। ln लिया है तो 2.303 नहीं लिखना है, तो ये बार बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो आंसर 2 रहेगा। फ्रॉम द ग्राफ
पिक आउट द करेक्ट वन। आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से सही स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। ग्राफ आपके सामने है, स्टेटमेंट भी आपके सामने है, तो सही स्टेटमेंट आपको चूज करना है। कैसे करो? तो एक ग्राफ याद रख लो, एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है। यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है? ई स्टार। ई स्टार का मतलब रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए? फॉरवर्ड के लिए। ए वैल्यू आएगी, ए वैल्यू आएगी, ई स्टार ही लिखा हुआ है, पर आपको यहाँ पे ई बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी। एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ऐसा भी आपको ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक की, ये क्या मिलेगा आपको? एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये वाली वैल्यू, एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। और ये जो मिल रहा है कहां से? सी पॉइंट्स। तो ये आपका हो जाएगा ईसी, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ये ग्राफ ऐसे समझना है आप, जब भी ये दिया गया यहां से ग्राफ ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो ये रिएक्शन बैरियर, और ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। वो बार बार डिस्कशन हमने कर लिया हुआ है। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, ई स्टार फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब ई एफ इज इक्वल टू ई ए माइनस ई बी। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ई ए माइनस ई बी, तो ये सही नहीं है। ई स्टार फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, ई बी इज इक्वल टू ई सी माइनस ई ए। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सही नहीं, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन का इतना आता है, ये पूरा माइनस है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी आपको। ई स्टार फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज ग्रेटर देन ई स्टार फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब ई बैकवर्ड ग्रेटर देन ई फॉरवर्ड। तो यहां देखो, बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो ये सही है। तो इससे बिल्कुल रॉन्ग है, तो आंसर आपका 3 रहेगा। ये ग्राफ को कुछ ऐसे जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का है उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हो। चलो सेक 25th, उसको भी सही तरीके से पढ़ा जाए। फॉर अ केमिकल रिएक्शन 2A plus 2B gives C plus D. The order of reaction is 1 with respect to A and 1 with respect to B. The initial rate of the reaction is given when 50% of the reaction are converted into product, the rate of reaction would be। इसमें से सही रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? अब रेट एक्सप्रेशन समझ चुके भाई। रेट ऑफ रिएक्शन ए के रेफरेंस में 1 होगा, बी के रेफरेंस में भी 1 होगा, तो उसको कैसे लिखा जाएगा याद करके पहले तो वो लिख लो। ये लिखा जाएगा A0 इनिशियल कंसंट्रेशन, B0 इनिशियल कंसंट्रेशन, पावर 1 और इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है। अब क्या किया है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, मतलब इसका कंसंट्रेशन आधा, इसका कंसंट्रेशन भी आधा, तो आपको नया रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। तो रेट ऑफ न्यू रिएक्शन क्या होगा? ए वाला 50-50 हो गया। अब देखो Ka0 B0, इसको तो रेट बोला गया है इनिशियल रेट, तो इनिशियल रेट आ जाएगा। बस ये इनिशियल रेट जो है उसको 4 से डिवाइड कर लो, तो क्या आएगा? इसको 4 से डिवाइड करो तो 1 × 10⁻⁻², आंसर आएगा, आंसर 2 रहेगा।
26 मैच द फॉलोइंग। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखो, आप जानते हो बेसिक केमिकल काइनेटिक्स के डेफिनेशन, फिर क्या है केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन और फॉर्मूलाज, यूनिट्स, तो वही आपको अप्लाई करना है अपना नॉलेज और सही आंसर ढूंढ लेना है, खुद कर सकते हो। आर्हेनियस इक्वेशन कौन सा है, तो 4 नंबर का इक्वेशन आर्हेनियस इक्वेशन है, दिख सकता है। स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म इज अ रेट डिटरमाइन स्टेप, तो यहाँ पे 4th नंबर रेट डिटरमाइन स्टेप है। रेट कांस्टेंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ये है, आप जानते ही हो अच्छे से। द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं ये कौन डिसाइड करेगा, तो फ्री एनर्जी डिसाइड करेगी, अथवा तो टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिसाइड करेगी। यहाँ पे आपको फ्री एनर्जी दे दिया गया तो ये 1 रहेगा। आंसर इसमें से सही चूज कर लो तो ये आंसर दिखाई देगा 5 4 2 एंड 1, 5 4 2 एंड 1, तो 26 का आंसर 3rd है। 27, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है। पहले तो इसको सही तरीके से पढ़ लो और क्या पूछा है वो डिसाइड करो कि पूरे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। एक रिएक्शन दिया गया है, उसका रेट कांस्टेंट के ए दिया गया है, दूसरा रिएक्शन के सी रेट कांस्टेंट दिया गया और ए डेटा का यूज करके टेम्परेचर फाइंड करना है। ऑप्शन में सभी में के केल्विन है टेम्परेचर के लिए और आपको दे दिया गया है रेट कांस्टेंट के लिए के ए इज इक्वल टू के बी, दोनों की वैल्यू ये दोनों की सेम। तो टी को सब्जेक्ट बनाना है, कैसे ढूंढा जाएगा, तो आपको एक ये तो दिया ये के ए इज इक्वल टू के सी, तो क्या करेंगे हम ये दोनों की कंपैरिजन कर लेंगे। 10⁻15 इंटू ई रेस टू माइनस 2000 अपॉन टी इज इक्वल टू 10⁻15 इंटू ई रेस टू माइनस 1000 अपॉन टी। अलग अलग तरीके से उसका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, आपको जो सही लगे वैसे कर सकते हो। यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसके नीचे ला दो, इसको सामने ले जाओ, तो 10⁻15 अपॉन 10⁻14 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 1000 अपॉन टी अपॉन ई रेस टू माइनस 2000 अपॉन टी। चलो ये ऊपर जाएगा, बेस सेम है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा, तो इसका सिंप्लीफिकेशन 10 आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम वे, बेस सेम है ई, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो माइनस 1000 माइनस इंटू माइनस प्लस 2000 अपॉन टी। बस अब आप सिंप्लीफिकेशन करके टी को सब्जेक्ट बनाना है, ई को निकालना है, ई की जरूरत नहीं है तो आप लॉग ले सकते हो। क्या करेंगे हम पहले ln ले लेंगे क्योंकि ई है, तो ln 10 इज इक्वल टू ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो 1000 आएगा, 1000 अपॉन टी इंटू ln ई। अब ln ई इज इक्वल टू 1 है, आप अच्छे से जानते हो तो इसको निकाल दो, इसको आगे ले जाओ, ln को निकालो तो ये क्या होगा 2.303 log 10। log 10 इज इक्वल टू तो 1 है, आप जानते हो log 10 इज इक्वल टू 1 है, टी को सब्जेक्ट बनाओ तो टी इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2.303, आंसर का यूनिट आएगा केल्विन में। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, 4th नंबर का आंसर रहेगा। सही तरीके से उसको लिख सकते हो, दूसरा फिर से भी देख सकते हो। आंसर फॉर 28, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हर बार एक्टिवेशन एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी का आपको ग्राफ याद रख लेना है। अब क्या लिखा हुआ है, एंडोथर्मिक रिएक्शन,
A gives B has an activation energy 15 kilo calorie per mole and energy of the reaction is, reaction की एनर्जी मतलब डेल्टा H 5 किलो कैलोरी पर मोल. The reaction, the activation energy of B अगेंस्ट ए इज, बी में से ए बनाने की मतलब रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो. बेसिकली आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन दिया हुआ है, ग्राफ याद कर लो कोई भी रिएक्शन के लिए. ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. अब आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा आपको फिक्स याद रख लेना. एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये आपकी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट हो, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा. सामने आपको क्या मिलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मिलेगा. और ये जो मिल रहा है याद रख लो, ये वाला पार्ट इज दैट डेल्टा एच. तो जब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो दोनों का इक्वल कब होता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्लस डेल्टा एच. मुझे कौन सी ढूंढनी है, बी में से ए बन रहा है, रिएक्शन कौन सा दे दिया है, ए टू बी. तो ये मुझे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस डेल्टा एच करना है. देखो अब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 15 दे दी गई है, डेल्टा एच आपको 5 दे दिया गया, तो आंसर 10 किलो कैलोरी पर मोल आएगा. अब यही चीज एक्सोथर्मिक के लिए हो तो एक ग्राफ में इतना करेक्शन रहेगा, कितना देख सकते हो, ए बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी. याद रख लो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो हमें क्या करना है, तो ये आपका ई ए बी हो जाएगा. तो इस केस में ए डेल्टा एच हो जाएगा. तो इस केस में डेल्टा ए एफ प्लस डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए बी. ये फॉर्मूला एक्सोथर्मिक के लिए याद रखना. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड ग्राफ दिमाग में रखोगे तो इजीली समझ में आएगा. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्लस डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. एक्सोथर्मिक में बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है. तो बैकवर्ड रिएक्शन में डेल्टा एच ऐड करना है, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन में डेल्टा एच ऐड करना है. सिंपल, वही बातें बार बार रिपीट होगी. तो आंसर आपका यहाँ पे थर्ड रहेगा. ग्राफ फिर से खाली याद करने के लिए, क्वेश्चन 29. The reaction A gives C has activation for the forward and the backward reaction has given activation energy, दोनों के लिए दे दी गई है. The delta H for the reaction की एंथैल्पी आपको ढूंढनी. तो क्या करो, अब देख लो यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा. अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं ढूंढनी है, डेल्टा एच ढूंढना है और सिंपली फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ढूंढना है. तो आपको यही याद रख लेना पड़ेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. बस इतना ही याद रखना. फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल्टा एच यही होता है, रिवर्स रिएक्शन में ये पहले लिखो ये बाद में लिखो. तो आपको अब क्या मिलेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन 25 है, बैकवर्ड रिएक्शन 32 है. तो आंसर आपका आ जाएगा 7 किलो जूल माइनस क्या आएगा, माइनस. तो आंसर देख सकते हो 29 का 30
ये अच्छे से हमने बार बार रिपीट कर लिया हुआ है, फिर भी द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20, सॉरी, एक क्वेश्चन आप तो पहले खुद सॉल्व कर सकते हो, तो ट्राई करो क्या करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो। द रेट कांस्टेंट of a first order reaction at 27 degree is 10 raised to minus 3 minute inverse. The temperature coefficient of the reaction is 2. What is the rate constant at 17 degree Celsius for this reaction? चलो क्वेश्चन हमने सही तरीके से पढ़ लिया है, हमें क्या करना है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसको बोलेंगे, तो दो रेट कांस्टेंट के रेशियो को टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलेंगे। कम टेम्परेचर वाला रेट कांस्टेंट नीचे लिखो, हाई टेम्परेचर वाला रेट कांस्टेंट ऊपर लिखो, कोएफिशिएंट 2 है। अब K27 की वैल्यू 10⁻³ आपको दे दी गई और Ka आपको ढूंढनी है, तो क्या होगा, देयरफॉर 1/2 इंटू 10⁻³ तो ये होगा 0.5 इंटू 10⁻³, देयरफॉर 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर ये रहेगा, अच्छे से देख सकते हो इसको। चलो 31, चलो क्वेश्चन आपने सही ढंग से पढ़ लिया है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे लाएंगे, तो मैंने आपको एक अच्छे से समझा दिया था कि भाई फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ढूंढनी है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ढूंढनी है, तो EAB इज इक्वल टू EAF प्लस डेल्टा H, ये आप डायरेक्टली भी याद रख सकते। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो EAF फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, उसमें डेल्टा H ऐड करो तभी बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू है, ये दोनों का टोटल कर लो तो 7 9 आंसर आएगा, आंसर 2 रहेगा। ग्राफ नॉलेज, हेलो हेलो हेलो। चलो नेक्स्ट 32 नंबर का एमसीक्यू, द फॉलोइंग रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट एट 700 केल्विन। सेम वे वही रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना रहा है पर 500 केल्विन और कैटालिस्ट यूज किया गया है। एक रिएक्शन कैटालिस्ट के बिना कर दिया गया, दूसरा रिएक्शन कैटालिस्ट के साथ कर दिया गया। हम जानते हैं कैटालिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम कर लेगा, पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो कुछ ऐसे आपको दे दिया गया, इट वॉज फाउंड दैट EA इज डिक्रीज बाय 300 किलो जूल पर मोल, मतलब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी फिर से, इट वॉज फाउंड दैट EA इज डिक्रीज बाय 30 किलो जूल पर मोल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। एक कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया गया है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी 30 किलो जूल जितनी इससे कम हो गई है। इफ रेट रिमेनिंग अनचेंज्ड, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटालिस्ट रिएक्शन इज, तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको कैटेलाइज्ड रिएक्शन की ढूंढनी है। एक्सपोनेंट फैक्टर की वैल्यू भी यहाँ पे सेम दे गई है, ये ऑप्शन में से आपको सिलेक्शन करना है। चलो रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम है दोनों में, तो K1 इज इक्वल टू K2, इसका रेट कांस्टेंट को K1 बोला जाता है, इसके रेट कांस्टेंट को K2 बोला जाएगा। जब रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर और कैटालिस्ट की बात आएगी तो हम आर्हेनियस इक्वेशन लिखेंगे, तो इसको हम EA1 एंड T1 के रेफरेंस में लिखेंगे, इसको EA2 T2 के रेफरेंस में लिखेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा, आप जानते हो। अब इसमें ये जो एक्सपोनेंट है उसी का ही कंपैरिजन करेंगे, बाकी तो सब निकल जाएगा, तो कुछ ऐसे भी लिखा जाएगा, माइनस को निकाल सकते हो। अब क्या बोला जाता है, EA1
कितना कम हो रहा है? 30 किलो जूल पर मोल कम हो रहा है, तब जाके वो EA2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ, जैसे EA1 माइनस 30 इज इक्वल टू EA2। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? EA2, तो EA1 को S से रिप्लेस किया जाएगा, EA1 इज इक्वल टू EA2 प्लस 30। तो यहाँ पे क्या आएगा? EA2 प्लस 30। टेम्परेचर T1 कितना लिया गया है? 700 केल्विन। टेम्परेचर T2 कितना लिया गया है? 500 केल्विन। तो ऐसा आएगा। बस अब तो सिंप्लीकेशन करना है, ये दो जीरो काट लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो और EA2 को सब्जेक्ट बनाओ, तो आंसर आपका 1 आएगा। देख सकते हो 75 किलो जूल पर मोल। तो ऐसे इसका सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। 33 नंबर का क्वेश्चन इसके साथ आपके सामने आएगा। ये भी बहुत बढ़िया है, पर आपको एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ सही तरीके से समझना होगा। द हाइपोथेटिकल रिएक्शन A gives B the activation energies for the forward and backward reactions given. Forward reaction, backward reaction. The potential energy of A is, पोटेंशियल एनर्जी A की दे दी गई है आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इसमें से गलत कौन है? तो पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ये देखो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, ये बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। मैंने बोला था एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की ज्यादा हो, बैकवर्ड रिएक्शन की कम हो, तो इसका मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। अब देखो मैं यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिख रहा हूं, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये एवरेज एनर्जी है, ये ET है, और ये आपका 15 यूनिट नहीं लिख रहे, किलो जूल पर मोल है। बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये 9 किलो जूल पर मोल है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A इज गिवन, ए पोटेंशियल एनर्जी है किसकी? इसकी, A की। और ए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? देख सकते हो भाई कितनी है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू? 10। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होगी? पहले तो पूछा है कि नहीं पूछा है, आपको आना चाहिए। तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एवरेज ऑफ रिएक्टेंट प्लस थ्रेशोल्ड प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो 15 प्लस 10 25, ये टोटल वैल्यू 25 है। अब देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 25, तो सही है। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, अब ये बी की पोटेंशियल एनर्जी आपको ढूंढनी हो तो कहां से मिलेगी? इतनी वैल्यू है, कितनी? इतनी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी। अब ये कहां से मिलेगी? तो आगे भी आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? इतनी वैल्यू तो 10 है ही, इतनी क्या है? 10 है। मतलब ये कितनी होगी बीच वाली वैल्यू? डेल्टा H मिल जाता है आपको। क्या मिल जाता है? डेल्टा H। ये दोनों का डिफरेंट करो तो डेल्टा H मिल जाएगा। 15 माइनस 9 मतलब 6। क्या मिलेगा? 15 माइनस 9 मतलब ये आपका 6 हो जाएगा। ये क्या है? डेल्टा H रिएक्शन। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 10 प्लस 6 इतनी मिलेगी, 16 मिलेगी। ये समझना है सही तरीके से। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी 16 समझ में आया? क्या किया हमने? ये 9 था, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, ये दोनों का डिफरेंट करो तो ये 6 डेल्टा H मिल जाता है। ये 15 हो गए।
और एक की पोटेंशियल एनर्जी 10 दे दी गई है, तो 9, 6, 10 टोटल 24 थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल गई। तो इसकी एवरेज एनर्जी इतनी मिलेगी 6 + 10, तो 16 भी सही है। हीट ऑफ द रिएक्शन 6, तो ये भी सही है। पर दिख रहा है द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो यही गलत है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है। आंसर आपका 4 आएगा। ये पूरा ग्राफ आप फिर से अपने तरीके से समझ सकते हो। 34 टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया गया, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। T2 ग्रेटर देन T1, तो K1 नीचे लिखना है, K2 ऊपर लिखना है और सिंप्लीफिकेशन करना है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना दिया है? 2.5 दिया गया, तो ऐसे मिलेगा। अब K को सब्जेक्ट बनाओ तो आंसर आपका सेकंड आएगा। लास्ट क्वेश्चन 35, which is the what is the activation energy for a reaction if its rate double when the temperature is rise from 20 degree to 35 degree Celsius। अब एक्टिवेशन एनर्जी ढूंढनी है, दो डिफरेंट टेम्परेचर दे दिए गए और रेट कांस्टेंट का रिलेशन दे दिए गए, तो आर्हेनियस इक्वेशन दो टेम्परेचर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स है, आपको खुद करना पड़ेगा। पहले तो इक्वेशन याद कर लो, आर्हेनियस इक्वेशन ऐसे मिल जाएगा। आंसर भी मैंने टिक कर दिया, बस वैल्यूज लिख दो। डबल हो रहा है तो log 2 देखना पड़ेगा आपको। E को सब्जेक्ट बनाओ, आंसर 34.7 किलो जूल पर मोल आएगा। तो जो अभी हमने डिस्कस कर चुके वैसे ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते, तो ये क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लो। और आपको बेसिकली पूरे एमसीक्यूज जब सॉल्व करते हो तो हर एमसीक्यू के आंसर में एक हिंट होती है जो आपको सही तरीके से याद रखना है। हर क्वेश्चन में आपको एक कुछ ना कुछ याद रखने के लिए मिलेगा और इसी के बेसिस पे एमसीक्यू पूछे जाते। वही ना वही क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता, पर चेंज करके तो होता ही है। उसके बारे का तो कुछ आता ही नहीं। एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व कर लो और फॉर्मूलाज पढ़ लो और कुछ हिंट याद रख लो, तो आपका काम इजीली हो जाए। थैंक यू।